नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मुदित जीएस स्टडी में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने कल की क्लास में एडवांस मैथ का चैप्टर नंबर 1 यानी कि चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति हमने शुरुआत कर दी थी और हमारी कल एक क्लास हो गई थी इस चैप्टर की। और उस क्लास में हमने बहुत ही बेसिक बेसिक जानकारी समझने की कोशिश की थी। हमने समझा था नंबर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या होता है, नंबर कितने तरीके का होता है, डेसिमल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा होता है। उन सब पे हमने बात कर ली थी। आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम आगे की अपनी बात कंप्लीट करेंगे। और मैं आपसे एक चीज बता देना चाहता हूँ, देखो ये नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर लगभग लगभग आपके 7 से 8 दिन तो लेगा ही लेगा। 7-8 दिन में हम इसको कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर बड़ा है, बहुत सारी चीज समझने वाली भी है। नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो सब चीज समझने वाली है। कुछ क्वेश्चंस भी मुझे कराने हैं जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। बहुत सारी चीज समझने वाली है, तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चैप्टर है ही बड़ा, तो क्लासेस भी ज्यादा लगेंगी। हम कोशिश करेंगे कि हमारी 40-40 मिनट की क्लासेस होती रहे डेली, और उन 40-40 मिनट की क्लासेस में हम लगभग लगभग 7 से 8 क्लासेस में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज अपनी ये आपकी सेकंड क्लास नंबर सिस्टम की जो सेकंड क्लास है उस क्लास को हम शुरू करने जा रहे हैं। और हमने जो कल पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ, क्या क्या हमने कल पढ़ा था। और बात रही पीडीएफ की, आप बोलोगे कि भैया आप ब्लैंक बोर्ड लेके आते हो, मतलब पीडीएफ में कुछ नहीं लिखा हुआ होता। वो इसलिए नहीं लिखा हुआ था क्योंकि नंबर सिस्टम में मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको जो ब्लैंक पीडीएफ के थ्रू सारी चीजें लिख लिख के पढ़ाऊं, उसके बाद जो पीडीएफ होगी नंबर सिस्टम की हैंड रिटन पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने हाथ से बना के। जब भी हमारा ये चैप्टर खत्म होगा तब तक मैं आपको इसकी हैंड रिटन पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे ये रहेगा कि आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आप बहुत ही कम पेज में बहुत सारी चीजें एक कलेक्शन में आप आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना कि भैया आप ब्लैंक पीडीएफ लेके आते हो, क्या होता है ये वगैरह, कुछ नहीं, उसके बारे में कुछ परेशान नहीं होना। पीडीएफ देने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपकी पीडीएफ दूंगा, उस बात से आप बेफिक्र रहो। तो शुरुआत करते हैं, जो हमने कल पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो हमने पढ़ा था कल नंबर क्या होते हैं। नंबर 3 तरीके के होते हैं हमारे, रियल नंबर होता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होता है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इन दो पार्ट से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हमें रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर 2 तरीके का होता है, इंटीजर होता है और डेसिमल होता है। इंटीजर भी 2 तरीके का होता है हमारा, कौन कौन सा होता है, एक तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, और जीरो भी इंटीजर होता है, जीरो को भी हम इंटीजर में ऐड करते हैं। डेसिमल की अगर मैं बात करता हूँ, डेसिमल क्या होता है, जैसे 0.1, 0.2, जो संख्या पूर्ण ना होके दशमलव के रूप में लिखी हुई है उसको डेसिमल संख्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। डेसिमल नंबर भी हमारा फर्दर 2 तरीके का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी 2 तरीके का होता है, एक होता है रिकरिंग डेसिमल और एक होता है नॉन रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जैसे जैसे किसी दशमलव के बाद कोई अंक आना समाप्त हो जाए, यानी कि टर्मिनेट हो जाए, कुछ समय के बाद शेषफल बचना बंद हो जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर आता है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है कि शेषफल बच ही जाएगा, जब भी हम भाग देंगे शेषफल बच ही जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 तरीके के होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है कि एक ही अंक की बार बार आवृत्ति हो, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है अलग अलग अंक की वृद्धि हो, आवृत्ति हो। ठीक है, ये सब चीज जो हमने कल की क्लास में की थी, ये सब चीज मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दी है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या।
हम प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ते हैं क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर 1 2 3 और जो ये इनफाइनाइट तक जाती है संख्या, वो प्राकृतिक संख्या होती है। यानी कि 1 से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जो संख्या जाती है उनको नेचुरल नंबर हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भैया होल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर में बस थोड़ा सा अंतर है कि नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से लेके इनफाइनाइट तक, लेकिन होल नंबर में जीरो और ऐड हो जाता है, तो 0 1 2 और कहां तक जाएगा? ये जाएगा इनफाइनाइट तक। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये क्या होती हैं? ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं बोलते हैं किसको? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं होल नंबर को। होल नंबर को पूर्ण संख्याएं बोलते हैं, ठीक है, होल नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि भैया इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर क्या होता है? यानी कि सम संख्याएं क्या होती है? कि सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं वो होती है जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या होती है? वो होती है सम संख्या। जैसे 2 4 6 और डॉट 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 कहां तक, ये हमारी कहां तक होगी? ये इवन संख्या होगी, ठीक है, सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी अगर हमसे पूछ ली तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? ये होती है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या? इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? जो संख्या कंप्लीटली 2 से विभाजित हो जाए वह संख्या क्या होती है? वह संख्या होती है सम संख्या। अब हम बात करते हैं भैया ओड नंबर की। ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्याएं। विषम संख्या के हम बारे में बात करते हैं, क्या होती है विषम संख्या? जैसे 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इस तरीके से। सॉरी 4 नहीं होता, क्या लिख दिया मैंने? 4 नहीं होता, 5 होता है, 7 होता है, 9। वह संख्या जो जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह संख्या क्या होती है? वह संख्या क्या होती है? वह संख्या होती है हमारी विषम संख्या, यानी कि नेवर डिवाइडेड बाय 2। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो वो संख्या विषम संख्याएं होती है, ओड नंबर होता है। अब ये तो नॉर्मल बात थी। अब जो मेन बात है उस पर बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये हमने 4 चीज पढ़ ली। क्या पढ़ ली भैया? होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ओड नंबर। उसके बाद में बात करता हूं प्राइम नंबर की। उसके बाद में बात करता हूं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है? यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या होती है भैया? अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या के बारे में हम बात करते हैं। तो अभाज्य संख्या वो होती है वह संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड, यानी कि 2 क्या हो? 2 गुणनखंड हो, ठीक है। वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, यानी कि वह संख्या जिसके जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड यानी कि फैक्टर हो। 2 फैक्टर से मतलब क्या होता है? वह संख्या जो केवल या तो ओनली 1 से कट जाए, ओनली 2 सॉरी, वह संख्या या तो 1 से डिवाइडेड हो, वह संख्या या तो 1 से डिवाइडेड हो, या वह संख्या जो इटसेल्फ से डिवाइडेड हो। इटसेल्फ का मतलब होता है वह संख्या जो या तो 1 से विभाजित हो, या वह संख्या जो अपने आप से विभाजित हो। वह संख्या जो 1 से और अपने आप से विभाजित होती है वह संख्या क्या होती है? वह संख्या होती है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के गुणनखंड कितने होंगे? प्राइम नंबर के फैक्टर कितने होंगे? प्राइम नंबर के फैक्टर होंगे भैया 2। कौन कौन से होंगे? एक तो या तो होगा 1, या तो होगा भैया वो इटसेल्फ यानी कि वह खुद संख्या। तो कोई भी संख्या या तो अपने आप से कट सकती है या वो 1 से कट सकती है। वह संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। वह संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर होता है। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? अब मैं कुछ प्राइम नंबर लिख देता हूं, देखो। मैं कुछ प्राइम नंबर लिख देता हूं, जैसे 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद 17 19, 19 के बाद क्या आएगा बोलो? 23। इस तरीके से डॉट डॉट आगे जो भी संख्याएं हमारी होती है ये क्या होती है? ये होती है अभाज्य संख्याएं। ये क्या होती है? ये होती है अभाज्य संख्याएं। हम इनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। अब इसमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी
वो चीज क्या है, वो एक चीज आपको नजर आ रही होगी, वो क्या है, वो है भैया वो कि एक केवल और केवल इसमें प्राइम नंबर में केवल और केवल एक ऐसी संख्या है, केवल और केवल एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल एक ऐसी संख्या है जो अपने आप में क्या है, सम, यानी कि वह संख्या जो सम भी हो और प्राइम नंबर भी हो वो होती है दो। या हम कह सकते हैं केवल और केवल एक प्राइम नंबर जो सम हो अपने आप में, उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है दो। ठीक है, उसका मान क्या होता है, दो। ओनली इवन प्राइम नंबर, इसको मैं कह देता हूं ओनली इवन, इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर क्या होता है, वो होता है दो। और सबसे छोटा भी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी क्या होती है हमारी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी हमारी दो होती है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं कि भैया सबसे छोटी हमारी इवन, इवन यानी कि सम प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो होता है दो। और मैं कहना चाहूं कि भैया सबसे छोटी जो हमारी प्राइम संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, वो भी होती है हमारी दो। आप देख रहे होंगे दो के अलावा इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो अपने आप में इवन हो और प्राइम नंबर हो। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो कौन सी प्राइम नंबर क्या होते हैं, वह संख्या जो केवल एक से और इटसेल्फ यानी कि खुद से कट जाए, वह प्राइम नंबर होता है। और कितनी होती हैं, दो, तीन, पांच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरीके से डॉट डॉट चलती जाती हैं आगे तक। ठीक है, और ये क्या होती है कि केवल और केवल, केवल और केवल अपने आप से और केवल और केवल एक से कट सकती हैं। ठीक है, ऐसी एक संख्या जो इवन भी हो और जो प्राइम नंबर भी हो वो होती है दो। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। अब मुझे एक चीज, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सी बताता हूं। देखो, एक नंबर है जो आपको याद करना चाहिए, एक नंबर है जो आपको याद करना चाहिए। आप बोलोगे भैया कैसा नंबर, नंबर तो हम बहुत याद करने की कोशिश करते हैं, होते ही नहीं है। फोर, फोर, टू, टू, थ्री, टू, टू, थ्री, टू, वन, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। ये 10 अंकों का एक नंबर है जो आपको याद होना चाहिए। क्या है, फोर, फोर, टू, टू, थ्री, टू, टू, थ्री, टू, वन। इसका मतलब भैया क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया एक से लेकर 10 के बीच में कितनी प्राइम संख्या हो सकती है, एक से लेकर 10 के बीच में चार अभाज्य संख्या होती है। इस चार का मतलब क्या है, इस चार का मतलब ये है भैया कि 10 से लेकर 20 के बीच में कितनी प्राइम संख्या हो सकती है, 10 से लेकर 20 के बीच में चार प्राइम संख्या हो सकती है, यानी कि अभाज्य संख्या हो सकती है। अब मैं कहूं 20 से लेकर 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है, वो हो सकती है भैया दो। मैं कहूं 30 से लेकर 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो सकती है, मैं कह दूंगा भैया कितनी, मैं कह दूंगा भैया दो। मैं कहूं कि 40 से लेकर 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, बोलेंगे भैया तीन अभाज्य संख्या होती है। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं कि 50 से लेकर 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, वो होती है भैया दो। इसी तरीके से 70 से लेकर 80, सॉरी 60 से लेकर 80 के 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, वो होती है दो। 70 से लेकर 80 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, वो होती है भैया तीन। 80 से लेकर 90 के बीच में जो कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो होती हैं भैया दो। और 90 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, वो होती है भैया कितनी, वो होती है एक। आ गई ये बात समझ में कि नहीं आ गई, बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। अब ये क्या होता है, देखो जैसे अगर मैं 1 से लेकर 10 तक लिखना चाहूं, वो क्या होता है, दो होता है, तीन होता है भैया, पांच होता है और सात होता है। बोलो कोई और अभाज्य संख्या है, नहीं है। मुझे मुझे बताओ 10 से लेकर 20 के बीच में कितनी होती है, बोलेंगे भैया 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है और एक 19 होती है। यानी कि मैंने एक आपको नंबर बताया और इस नंबर के द्वारा मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कि के 1 से लेकर 10 के बीच में चार संख्या, 10 से लेकर 20 के बीच में चार संख्या, 20 से लेकर 30 के बीच में दो संख्या, 30 से लेकर 40 के बीच में दो संख्या। इसी तरीके से हमारी क्या है, हमारी ये नंबर ऑफ प्राइम नंबर हमारे निकल के आ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया
10 से लेकर 50 के बीच में कितने प्राइम संख्या होंगे? क्या आप मुझे आंख मीच के बता सकते हो? देखो आंख मीच के तो नहीं, खोल के बतानी पड़ेगी। कितने बता सकते हो? बोलेंगे भैया बहुत आराम से बता देते हैं। 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 10 और 2 कितने होते हैं? 12, 12 और 3 कितने होते हैं? 15। तो कितनी प्राइम नंबर हो जाएंगे भैया? 15 प्राइम नंबर हो जाएंगे। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? यानी कि 10 से लेकर मुझसे कितना भी पूछे, मुझसे पूछे कि भैया 90 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम संख्या होते हैं, मैं बताऊंगा भैया एक होती है। मुझसे पूछे 80 से लेकर 100 के बीच में कितनी होती है, मैं बता दूंगा भैया 3 होती है। तो ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिससे आप सारी की सारी 1 से लेकर 100 तक की प्राइम संख्या का बता सकते हैं। बात आ गई समझ में? अब प्राइम नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझनी है, देखो प्राइम नंबर हो गया। अब प्राइम नंबर भी दो तरीके के होते हैं। प्राइम नंबर भी कितने तरीके के होते हैं? प्राइम नंबर प्राइम नंबर भी भैया दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है भैया को प्राइम, और एक तो होता है भैया ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ठीक है। एक तो होता है को प्राइम, एक तो होता है कौन सा? एक तो होता है ट्विन प्राइम। अब ये भैया को प्राइम ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ये हमें जरा समझाओ। ये जरा हमें थोड़ा समझाओ भैया। तो कैसे होते हैं, देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगा कैसे। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगा कैसे। देखो मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूं 2,3, अगर मैं लिखता हूं 3,4, अगर मैं लिखता हूं भैया 8,9, अगर मैं लिखता हूं भैया 9,3, 13 कर दो, अगर मैं भैया लिखता हूं 3,5, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों संख्याओं के, ये जो मैंने दो संख्या ली है, इन दोनों संख्याओं का कोई एचसीएफ निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं। क्यों? इन दोनों संख्याओं का अगर इन दोनों संख्याओं का अगर कोई एचसीएफ निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 1। यानी कि एक और एक ऐसा एचसीएफ है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिन संख्याओं के बीच में जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है? वो केवल और केवल 1 होता है। वो क्या हो सकती है? वो होती है हमारी को प्राइम नंबर। अब मुझे बताओ ऐसी दो संख्या है, देखो 2 और 3 के बीच में ऐसी संख्या बताओ जो दोनों को काट दे। केवल और केवल एक है, एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी। मुझे बताओ 8 और 9 के बीच में ऐसी संख्या बताओ जो इन दोनों को काट दे। एचसीएफ का मतलब वही होता है ना, जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो बताओ 8 और 9 भी नहीं काट, 8 और 9 को कोई ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट सकती है? बोलेंगे भैया एक है, बस एक ही काट सकती है और कोई काट नहीं सकती। मुझे बताओ 9 और 13 के बीच में ऐसी कोई संख्या है? बोलेंगे भैया एक है, एक ही काट सकती है। बोलो 3 और 4 के बीच में कोई संख्या है? बोलेंगे भैया एक ही है, एक ही काट सकती है। यानी कि वह संख्या जिनका वह दो संख्या जिनका जिनका एचसीएफ एक होता है, जिनमें जिनमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ सकती। इन दोनों संख्याओं में से मुझे बताओ कोई कॉमन आ सकती है? बोलेंगे नहीं आ सकती। इन दोनों में से बताओ कोई कॉमन आ सकती है? नहीं आ सकते। इन दोनों में से बताओ कोई कॉमन आ सकती है? नहीं आ सकती। यानी कि वह संख्या जिनका एचसीएफ एक होता है और जिनमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ सकती, वो संख्या क्या होती है? वो संख्या कोप्राइम नंबर होती है। बात बिल्कुल समझ में आ गई? बात बिल्कुल समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोप्राइम नंबर समझ में आ गया बिल्कुल? बोलेंगे भैया बिल्कुल कोप्राइम नंबर समझ में आ गया। अब ट्विन प्राइम की बात करो। ट्विन प्राइम बहुत इजी है। ट्विन प्राइम क्या इजी है? आपने प्राइम नंबर तो पढ़े ही है, मैंने आपको प्राइम नंबर ऊपर बताई है। अब ऐसे प्राइम नंबर बताओ, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2 हो। देखो 3 और 5 दो अंतर है। बोलो 7 और 9 दो अंतर, सॉरी 9 नहीं होगा ना। बोलो 5 और 7 दो अंतर है, ठीक है भैया। बोलो 11 और 13 दो अंतर है। बोलो 17 और 19 दो अंतर है। यानी कि ऐसी दो संख्याएं वो जो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, जो दोनों संख्याओं के दो प्राइम नंबरों के बीच का अंतर क्या होता है? दो प्राइम नंबरों के बीच का अंतर 2 होता है। वे आपस में क्या होती है? वे आपस में ट्विन प्राइम नंबर होती है। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? वो आपस में क्या होती है? वो आपस में होती है ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। अब एक चीज बहुत नोट पॉइंट है,
एक नोट पॉइंट है, एक आप नोट पॉइंट नोट कर लो, मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मैं आपको बताता हूं, एक नोट पॉइंट है, ऑल ट्विन प्राइम नंबर, ऑल ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर आर को प्राइम, ऑल ट्विन प्राइम नंबर आर को प्राइम नंबर, बट नॉट वाइस वर्सा, नॉट वाइस वर्सा। नॉट वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, मैं लिख देता हूं एक बार, बट बट ऑल को प्राइम नंबर आर नॉट ट्विन प्राइम। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? मैंने कहा कि सारी की सारी ट्विन प्राइम नंबर अपने आप में को प्राइम नंबर होती हैं। सारी की सारी ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है, अपने आप में को प्राइम होती है। लेकिन सारी की सारी को प्राइम नंबर अपने आप में ट्विन प्राइम नहीं होती। ये लिखने वाली बात है, नोट करने वाली बात है। कैसे भैया, प्रूफ करके बताओ मुझे। बताओ को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर भैया वो होता है जिनके बीच का एचसीएफ एक हो और जिसमें से कोई भी चीज कॉमन ना आ सके। मुझे बताओ, इस 3 और 5 में से कोई भी चीज कॉमन आ सकती है? बोलेंगे भैया नहीं आ सकती। मुझे बताओ, इन दोनों का एचसीएफ एक हो सकता है? बोलेंगे भैया हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, जिनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ सकती और जिनका एचसीएफ एक होता है, तो वो तो हमारी को प्राइम नंबर होती है ना, वो तो को प्राइम नंबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं, मुझे देखो ये बताओ, 11 और 13 में कोई संख्या कॉमन आ सकती है? बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं आ सकती। इनका एचसीएफ क्या होगा भैया? इनका एचसीएफ हो जाएगा भैया एक। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, कंडीशन फुलफिल हो गई कॉमन को प्राइम नंबर की। यानी कि वह संख्या जिनका एचसीएफ एक होता है और जिनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं आ सकता, वो क्या होता है? वो होता है को प्राइम नंबर। यानी कि सारे के सारे ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे को प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर नहीं होते। ये बात समझने वाली थी। आपको ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं भैया कंपोजिट नंबर की या भाज्य संख्याओं की। हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर, या मैं इसको कह दूं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, या मैं इसको कह दूं क्या, भाज्य संख्याएं। यानी कि या तो कंपोजिट नंबर कह दो या कह दो भाज्य संख्याएं। उसी को हिंदी में कहते हैं, उसी को हिंदी में कहते हैं क्या? हिंदी में कहते हैं भैया भाज्य संख्याएं। मुझे बताओ, अभाज्य संख्याएं क्या थी? अभाज्य संख्याएं क्या थी? अभाज्य संख्याएं भैया वो थी जिनका, अभाज्य संख्याएं वो थी जो संख्या या तो एक से कट सकती है या खुद से कट सकती है, या जो संख्या या तो एक से कट सकती है या खुद से कट सकती है, वो होती है अभाज्य संख्या। ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अभाज्य संख्या होती है उनका जो फैक्टर होता है, जो गुणनखंड होते हैं, वो केवल और केवल दो होते हैं। जिनके गुणनखंड केवल और केवल दो होते हैं, वो क्या होती है? वो होती है प्राइम नंबर। अब मुझे बताओ, अगर गुणनखंड दो से ज्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएगा? बोलेंगे भैया वो प्राइम नंबर तो कहलाएगा नहीं। और अगर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा भैया कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर का मतलब होता है क्या? कंपोजिट नंबर का मतलब होता है भैया भाज्य संख्या है। तो मैं अगर लैंग्वेज में लिखना मैं चाहूं, लैंग्वेज में अगर मैं लिखना चाहूं कि वह संख्या जिनके जिनके कम से कम जिनके कम से कम तीन गुणनखंड होते हैं, जिनके कम से कम तीन तीन गुणनखंड होते हैं, वह संख्या क्या होती है? वह संख्या वह संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है। वह संख्या हमारी क्या होती है? वह संख्या हमारी भाज्य संख्या होती है। कैसे भैया? तीन गुणनखंड कैसे होते हैं? इन तीन गुणनखंड के बारे में हमें बात करनी है। तीन गुणनखंड कौन कौन से? एक तो भैया होता है वन, एक होता है संख्या इटसेल्फ, ये कम से कम की मैं बात कर रहा हूं, और एक कोई अन्य होगा।
एक कोई अन्य गुणनखंड उसका होगा, यानी कि एक किसी और नंबर से वो कट सकती है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब वो होता है जिनसे वह संख्या क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यानी कि वह संख्या जो केवल और केवल एक से विभाजित हो सकती है और केवल अपने आप से विभाजित हो सकती है, वो संख्या तो हमारी कहलाती है प्राइम नंबर। लेकिन वह संख्या जो अपने आप से और एक से विभाजित होने के बाद भी किसी एक अन्य गुणनखंड से भी, अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, तो वह होती है हमारी कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या। क्या होती है? वह होती है हमारी भाज्य संख्या। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर हमें बताना है। कंपोजिट नंबर हमें बताना है जो सबसे क्या हो, स्मॉलेस्ट हो। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, मुझे बताओ। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4, यानी कि वह संख्या जो या तो अपने आप से डिवाइड हो या एक से डिवाइड हो और अन्य किसी एक संख्या से और विभाजित हो जाए, वह होती है कंपोजिट नंबर। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है भैया 4। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? बोलो, आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? अगर मैं एक चीज आपसे और पूछता हूं कि भैया मुझे एक चीज और बता दो, ये तो मैंने पूछा आपको सबसे छोटा, मैं आपसे एक चीज और पूछ लेता हूं, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इवन इवन कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी 4 होता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि स्मॉलेस्ट ओड ओड कंपोजिट नंबर अगर मैं आपसे पूछूं, क्या होता है? वो होता है भैया 9। यानी कि विषम संख्या जो अपने आप में भाज्य हो, वो कौन सी है? वो कौन सी है? हमारी 9 है, सबसे छोटी। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? सारी चीज हमने पढ़ ली, कंपोजिट नंबर भी पढ़ लिया, ठीक है, प्राइम नंबर भी पढ़ लिया, को प्राइम, ट्विन प्राइम सब पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे हम किस चीज की बात करेंगे? जो हमारी आगे आगे की बात है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी, वो सब आपको पता भी होगी, लेकिन फिर भी मेरा दायित्व है कि मुझे आपको बतानी है। देखो, अगर मैं ओड नंबर अगर ऐड करता हूं, अगर मैं ओड नंबर ऐड करता हूं तो वो नंबर बनाता है इवन। यानी कि अगर मैं विषम संख्या में, इतना तो पता होगा यार विषम सम क्या होता है, ठीक है। अगर मैं ओड नंबर में अगर मैं ओड नंबर में इवन नंबर इवन नंबर अगर मैं ऐड कर देता हूं तो वो बनता है मेरा ओड नंबर। और तीसरी बात यह है कि अगर मैं इवन नंबर अगर ऐड कर देता हूं तो वो बनता है इवन नंबर। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अगर विषम संख्याओं को विषम संख्या से जोड़ते हैं तो वह सम संख्या उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट क्या आता है? सम संख्या आता है। और अगर मैं विषम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ता हूं तो रिजल्ट आता है विषम संख्या। और तीसरी बात यह है कि अगर मैं सम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ता हूं तो रिजल्ट आता है मेरा सम संख्या। अब ये तो किसका हो गया? ये तो हो गया जोड़ने का। अब अगर मैं गुणनखंड की बात करूं, गुणा करने की, अगर मैं ओड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है? ओड नंबर से मल्टीप्लाई करके ओड ही नंबर हमें प्राप्त होता है। अगर मैं ओड नंबर की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करता हूं, यानी कि विषम की मल्टीप्लाई सम से करता हूं तो क्या आएगा? वो आएगा सम। अगर मैं इवन नंबर की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करता हूं तो क्या आएगा? मेरा आएगा इवन नंबर। अब मैं एग्जांपल से और समझा देता हूं। अगर मैं ओड और ओड जोड़ता हूं, जैसे 3 और 5 मैंने जोड़ दिया तो क्या बन गया? 8 बन गया। अगर मैं ओड और इवन जोड़ता हूं, यानी कि 2 और 5 मैंने जोड़ दिया, 7 बन गया। अगर मैं इवन और इवन जोड़ता हूं तो कितना? 8 प्लस के 8 अगर मैंने जोड़ दिया, 16 हो गया। इधर मल्टीप्लाई करो, अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूं तो 15 आएगा। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 5 से करता हूं 10 आएगा। अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई 8 से करता हूं 64 आएगा। मुझे बताओ क्या रिजल्टेंट ही क्या करता है? मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो, ओड को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि ये इवन है। ओड को सम के साथ जोड़ेंगे तो ओड आएगा, ये भी ओड है, ठीक है। तो सारे के सारे रिजल्ट क्या कर रहे हैं? सारे के सारे रिजल्ट भी हमारे मैच कर रहे हैं। आ गई हमारी बात समझ में कि नहीं आ गई? बोलो, आ गई यहां तक बात समझ में कि नहीं आ गई? बोलेंगे, आ गई यहां तक बात समझ में कि नहीं आ गई? अब एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं, एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं। देखो, एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूं।
वार जो होता है ना, बार, मैंने आपको कल रिकरिंग डेसिमल में बताया था कि जब अगर मैं 1.3 के ऊपर अगर मैं बार लगा देता हूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1.3 3 3 3, ये आगे ऐसा का ऐसे ही चलता जाएगा। अगर मैं कहूं कि 2.4747 इस तरीके से आए, तो मैं क्या कह दूंगा इसको? 2.47 के ऊपर बार। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? बोलो, आगे समझ में कि नहीं आगे? अब देखो, इसको लिखने का कैसा तरीका होता है? इसको लिखने का तरीका होता है, मैं पूरी की पूरी संख्या ऐसे की ऐसे लिखूंगा, 13 ऐसे की ऐसे लिख दूंगा, और जिस पे बार लगा हुआ है उसको छोड़ के दूसरी वाली संख्या इसमें से घटा दूंगा, और घटाने के बाद जिस पे बार लगा हुआ है, जितनी संख्या पे बार लगा हुआ है उतने ही 9 लिख दूंगा। आगे बात समझ में? जितनी संख्या पे बार लगा हुआ उतने पे 9 लिख दूंगा, तो कितना आएगा बोलो? ये आएगा 12/9। तो 12/9 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक हो, इधर आओ, देखो, इधर आओ। ये 2.47 के ऊपर बार है, 4 7 के ऊपर अगर बार है तो क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा क्या? इसको कैसे लिखूंगा बताओ? इसको लिखूंगा भैया 2 4 7, और 2 4 7 में से क्या माइनस करना है मुझे? क्या माइनस करना है बताओ? ये मुझे माइनस करना है भैया, कितना? मुझे माइनस करना है क्या? 2 माइनस करना है इसमें से, और इसके नीचे जितने के आगे लिखे हुए हैं, जितने के ऊपर क्या लगे हुए हैं, बार लगे हुए, उतने ही हम 9 लिख देते हैं। आगे बात समझ में कि नहीं आगे? जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 4 5 अपॉन 999। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलो, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? तो हमारी बात समझ में आ गई। यानी कि हमने इसको लिखना भी सीख लिया बार को, और इस तरीके से इसको सिंपलीफाई करके लिखते हैं वो भी हमने सीख लिया। अब हम आगे बात करते हैं जो सबसे ही मेन टॉपिक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है हमारा इसमें, जिसके ऊपर लगभग लगभग 80% क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं। नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो है, और वो क्या है? वो है विभाजिकता का नियम। विभाजिकता का नियम होता है, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल होता है। क्या डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, विभाजकता का नियम क्या होता है, उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, उस पे हम क्या करेंगे? उस पे हम बात करेंगे। देखो, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल को हम कहते हैं विभाजिकता, विभाजिता, विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम क्या होता है? विभाजिता का नियम से हमें तात्पर्य क्या है? विभाजिता के नियम से तात्पर्य ये है कि कोई भी संख्या, हमें कोई भी संख्या दी हुई हो, हम विद इन सेकेंड, कुछ ही सेकंडों में हम ये कैसे पता करें कि ये संख्या किस नंबर से डिवाइड हो रही है? कोई भी हमें संख्या दी हुई हो, उस संख्या को हम कैसे पता करें कि ये संख्या हमारी किस भी संख्या से डिवाइड हो रही है कि किससे नहीं हो रही? अगर मैं लिखूं, अगर मैं लिखता हूं, देखो, अगर मैं लिखता हूं, ये मैंने एक संख्या लिखी, 9 2 7 6 5 1 7 3 2, ये मैंने संख्या लिखी। मुझे ये बताना है कि ये संख्या मेरी 3 से विभाजित है कि नहीं है। मुझे बताना है 3 से विभाजित है कि नहीं है। अब आप बोलोगे कि भैया 3 से विभाजित देखनी है तो इसको 3 से विभाजित कर दो। 3 से विभाजित करूंगा, देखो, 3 3 3 9 होता है, 3 9 27 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 1 3 होता है, 3 7 21 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 3 चौक 12 होता है, 3 चौक 12। यानी कि मैं कह सकता हूं ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित होगी, यानी कि ये संख्या क्या है मेरी? ये संख्या 3 से विभाजित है। ठीक है भैया। अब अगर मैं इसी ही संख्या को, अरे यार ये तो मैंने साफ कर दिया, चलो दूसरी संख्या ले लेता हूं कोई। अगर मैं इसी संख्या को निकालना चाहूं, 2 7 क्या था हमारा? 2 7 6 5 7 2 1। अगर मैं इस संख्या को देखना चाहूं,
अगर मैं इस संख्या को क्या करना चाहूँ, देखना चाहूँ कि ये मेरी 3 से विभाजित है कि नहीं है। एक तो हम डिवाइड करके देख सकते हैं। एक दूसरा क्या हमारे डिविजिबिलिटी का रूल होता है, वो क्या होता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। कहने का क्या मतलब है, अगर संख्याओं का योग अगर मेरा 3 से विभाजित हो रहा है, तो मतलब पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। देखो कैसे, 9 और 2 कितने होते हैं, 11, 11 और 7 कितने होते हैं, 18, 18 और 6 होते हैं भैया 24, 24 और 5 होते हैं 29, 29 और 7 होते हैं 36, 36 और 2 होते हैं कितने, 38, 38 और 1 होता है 39। मुझे बताओ 39 को अगर मैं 3 से भाग देना चाहूं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 ते 39, यानी कि ये पूरी की पूरी संख्या का जो डिजिटल सम है, यानी कि इसके डिजिट का जो सम है, अंकों का जो योग है, वो 3 से विभाजित हो रही है, तो यानी कि पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ये तो मेरा डिविजिबिलिटी रूल कहता है। अब भैया 3 का तो आपने बता दिया डायरेक्ट, अब मुझे सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल आप बता दो। तो मैं आपको सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ, क्या होते हैं, विभाज्यता के नियम बता देता हूँ। मुझे बताओ, अगर कोई भी संख्या 1 से डिवाइड है तो उसका तो कोई रूल है ही नहीं। संख्या 1 से डिवाइड है तो मतलब 1 से विभाजित है, ठीक है। तो 1 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि सारी की सारी संख्या, सभी संख्या 1 से 1 से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। थोड़ा सा राइटिंग के लिए कॉम्प्रोमाइज करेंगे, राइटिंग ऐसा ही आता है पेन टैप पे, ठीक है। विभाजित हो जाती है, या तो मुझे बहुत आराम आराम से लिखना पड़ेगा तो राइटिंग थोड़ा सा साफ आएगा। अब देखो, अब मैं बताता हूं कि आपको दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित है उसको हम पता कैसे करेंगे। उसका पता करने के लिए कोई भी संख्या हमें दी हुई हो, उसकी लास्ट जो डिजिट होगी हमारी, लास्ट डिजिट जो होगी, वो लास्ट डिजिट हमारी 2 से विभाजित होनी चाहिए। अगर ये विभाजित हो जाएगी तो नंबर हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। आगे बात समझ में। उसके बाद मैं आता हूं 4 पे डायरेक्ट। 4 पे अगर मैं आता हूं तो 4 पे डिवाइड देखने के लिए मुझे लास्ट की 2 अंक यानी कि 2 डिजिट मुझे देखनी पड़ेगी। 2 डिजिट अगर मैं देखता हूं, अगर वो 2 की 2 डिजिट 2 से डिवाइड होती है, तो इसका मतलब नंबर हमारी, सॉरी 4 से, माफी चाहूंगा, सॉरी, 4 से अगर ये डिवाइड होती है, अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी, किसी भी संख्या की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है, तो नंबर पूरा का पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगर मैं बात करता हूं कि 8 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 8 से विभाजिता का नियम होता है कि भैया हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अगर लास्ट की 3 डिजिट मेरी अगर लास्ट की 3 डिजिट मेरी 8 से विभाजित हो जाती है, तो पूरा का पूरा नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा। बात आगे समझ में कि नहीं आ गई। देखो अभी मैं आपको बस समझा रहा हूं, नोट करके मैं आपको दूंगा, डेफिनेटली नोट करके आपको दूंगा, पीडीएफ बना के दूंगा, लेकिन आपको बस अभी समझना है, आपको चीजें समझनी है। देखो कल की छुट्टी रहेगी, यानी कल संडे है तो कल ऑफ रहेगा, तो कल शाम तक मैं आपको जितना अब पढ़ाऊंगा, जितना मैंने कल पढ़ाया है, उसकी हैंड रिटन पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया आप ऐसे ही लिख के पढ़ा रहे हो, राइटिंग साफ नहीं है, हम कैसे नोट्स बनाए, तो उसको लेकर आपको परेशान नहीं होना। नोट्स मैं खुद आपको बना के दूंगा। आगे बात समझ में। आगे चलते हैं, देखो आगे अगर हम चलते हैं तो आगे हम क्या बात करते हैं, देखो आगे हम बात करते हैं, हमने किस किस का पढ़ लिया, 1 का पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, हमने 4 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ नहीं, हमने किस किस का पढ़ लिया रूल, 1 का हमने पढ़ लिया, 2 का पढ़ लिया, और 4 का पढ़ लिया हमने, 5 का, 8 का पढ़ लिया, सॉरी। अगर मैं 8 के बाद अगर मैं 16 की बात करता हूं, देखो 16 का डिविजिबिलिटी रूल की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, मुझे लास्ट की किसी भी संख्या की मुझे लास्ट की 4 डिजिट देखनी है। लास्ट की 4 डिजिट अगर मेरी 16 से विभाजित है, तो पूरे का पूरा नंबर मेरा किससे, 16 से विभाजित हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, देखो किस किस का हो गया, हमारा ये हो गया। अब हमें देखना है 3 का। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल बिल्कुल बिल्कुल सेम है। क्या सेम है, डिजिट का सम हमें देखना है। अगर डिजिट का सम अगर हमारा 3 से और 9 से विभाजित हो जाता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो जाता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो जाता है कि पूरी की पूरी संख्या या तो 3 से या तो हमारी 9 से विभाजित है।
आगे बात समझ में। अगर डिजिट का सम 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, और अगर डिजिट का सम 3 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, एक चीज समझने वाली क्या है, मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो क्या वो डेफिनेटली 3 से विभाजित हो जाएगी? बोलेंगे भैया हाँ। अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वो डेफिनेटली 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है, वो संख्या 9 से विभाजित हो भी सकती है, वो संख्या 9 से विभाजित नहीं भी हो सकती है। कैसे? अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि भैया मेरे पास 27 है, 27 मेरा 9 से विभाजित हो जाता है 3 बार? बोलेंगे भैया हाँ हो जाता है। मुझे बताओ 27 3 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलेंगे हाँ हो जाएगा, क्योंकि 9 से विभाजित होने वाली सारी संख्या 9 से विभाजित होने वाली सारी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, लेकिन 3 से विभाजित होने वाली सारी संख्या 9 से विभाजित नहीं होती। कैसे? अगर मैं कहूं भैया 3 से विभाजित मेरा 6 हो जाता है, बोलो 6 3 से विभाजित हो जाएगा? बोलेंगे भैया हाँ 2 बार जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बोलो 6 9 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। बोलेंगे 12 मेरा किससे 3 से विभाजित हो जाता है? हाँ भैया हो जाता है 4 बार। मुझे बताओ 12 मेरा 9 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। ऐसे ही मुझे समझना है कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वो डेफिनेटली 3 से विभाजित होगी, लेकिन अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वो 9 से विभाजित हो भी सकती है, और वो 9 से विभाजित नहीं भी हो सकती। ये समझने वाली हमारी क्या थी? समझने वाली बात थी। और कोई भी संख्या 9 और 3 से विभाजित हो, उसको चेक करने का हमारा जो मेथड है वो क्या है? वो है हमें डिजिट का सम अगर हमारा 9 से विभाजित और 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 और 3 से विभाजित हो जाएगी। बात आगे समझ में कि नहीं आगी? आगे समझ में। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, हमारा 5 की बात करते हैं। अगर हम 5 की बात करें तो 5 की बात क्या होती है? मुझे बताओ 5 से विभाजित होने के लिए संख्या क्या होनी चाहिए? भैया 5 से विभाजित होने के लिए संख्या या तो संख्या के अंत में 5 होना चाहिए, या संख्या के अंत में 0 होना चाहिए। यानी कि मुझे कोई भी संख्या दे रखी हो, उसका इकाईकांक या तो मेरा 5 हो, या तो मेरा इकाईकांक 0 हो, तो वो संख्या मेरी डेफिनेटली 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से विभाजित का नियम क्या है कि संख्या का लास्ट का अंक यानी कि उसका यूनिट डिजिट 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं भैया 6 से। 6 से क्या बात करनी है? 6 का तो बहुत सिंपल है भैया। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 को मैं लिख सकता हूं 2, 2 गुणा 3 लिख सकता हूं। अगर मैं 2 की बात करता हूं और 3 की बात करता हूं, 2 गुणा 3 कितना आएगा? 6। यानी कि जो संख्या हमारी 6 से डिवाइड होगी, जो संख्या हमारी 6 से डिवाइड होगी, वो संख्या डेफिनेटली 2 और 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर संख्या 6 से डिवाइड हो रही है तो वह संख्या डेफिनेटली 2 और 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमें 6 का डायरेक्ट रूल नहीं पता, हमें पता है कि भैया 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। 2 से डिवाइड का क्या होना चाहिए? लास्ट की संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए। और 3 से डिवाइड कर देख लेंगे। 3 से डिवाइड का क्या मतलब है कि भैया डिजिट का सम 3 से विभाजित होना चाहिए। बात आगे समझ में। 6 का भी हमें पता चल गया। 7 का थोड़ा सा बड़ा है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के लिए थोड़ी सी हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, पहले उससे मैं बता देता हूं आपको। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं किसका? उससे पहले आपको बताता हूं 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 9 का मैंने बता दिया। फिर 10 का। 10 का क्या है? बहुत सिंपल है। 10 का सिंपल ये है कि बात का यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, तो 10 से विभाजित हो जाएगी। आ गई हमारी बात समझ में कि नहीं आ गई? अब मैं एक और आपको बताता हूं 11 का। 11 का रूल और बता देता हूँ। 11 का रूल क्या है? अब हमारे कुछ रह जाएंगे ना। देखो मैंने इसमें इतने पेज ऐड करे थे, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पेज कम है, तो इसलिए हम इस क्लास को बस यहाँ 11 तक का रूल पढ़ने के बाद समाप्त कर देंगे। 7 का मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा इधर, थोड़ा सा मैं आपको 7 का बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में जो आएगा वो समझ में आएगा कल। मैं आपको थोड़ा सा कल बताऊंगा, ठीक है? बाकी मैं आपको बता ही दूंगा। देखो 11 का क्या होता है? 11 का होता है अगर कोई संख्या ए, बी, सी, डी, ई और एफ हो, तो अगर ये संख्या हमारी 11 से विभाजित है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए प्लस सी प्लस ई, यानी कि ए प्लस सी प्लस के ई, ठीक है? माइनस माइनस बी, डी और एफ, यानी कि बी प्लस के डी और प्लस के एफ। कहने का मतलब क्या है? अल्टरनेटिव नंबरों का सम, अल्टरनेटिव नंबरों के सम का अंतर, यानी कि जो हमारे देखो अल्टरनेटिव है ना, एक है, बी है, ए सी ई, ए सी ई इनका सम,
और अल्टरनेटिव बी डी ई, इनका सम, इनका अंतर अगर इनका अंतर हमारा 0 या इनका अंतर हमारा 11 आ रहा है तो वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। वह संख्या पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगी? वह संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी। 7 की विभाजिता का नियम मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, 7 के विभाजिता का नियम, हालांकि उसमें के लिए जगह चाहिए बहुत सारी। चलो मैं उसका आपको एक छोटा सा मेथड बता देता हूं। देखो, मुझे एक संख्या लेनी है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और ठीक है, ये संख्या मुझे लेनी है। अगर ये संख्या 7 से विभाजित है तो इसका नियम क्या होगा? 7 से विभाजित का नियम होता है भैया, मुझे 3 3 के पेयर बनाने हैं। इन 3 3 के पेयर बनाने हैं। अभी हम क्या कर रहे थे? अभी हम अल्टरनेटिवली ले रहे थे। अल्टरनेटिवली यानी कि ए सी ई का सम, बी डी एफ का सम। अगर हमें अल्टरनेटिव नहीं लेना, 7 के में हमें अल्टरनेटिव नहीं लेना, ऐसे ही हम 3 3 के पेयर बना देंगे। पहले प्लस से फिर माइनस से शुरुआत करेंगे। अब इन पेयरों का अंतर निकालेंगे। इन पेयरों का हमें अंतर निकालना है। अगर इन पेयरों का अंतर हमारा 7 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी जो है, पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या है? ए बी सी डी ई एफ, ये पूरी की पूरी संख्या 7 से हमारी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी आज। डिविजिबिलिटी रूल भी हमने शुरू कर दिया है। देखो, थोड़ा सा लंबा खींचेगा चैप्टर, इसके लिए घबराना नहीं है। तो हमने लगभग लगभग आज बहुत सारी चीजें कवर कर ली है। और हमने कहाँ तक देख लिया? डिविजिबिलिटी रूल कहाँ तक देख लिया? 7 का आपको, मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, मैं इसको कल बताऊंगा आपको, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ब्लैंक पेपर नहीं है और सब पे नोट्स लिखे हुए हैं, इसलिए मैं इनको साफ भी नहीं कर रहा। देखो, मुझे बताओ, मुझे ये बताओ, हमने 1 का डिविजिबिलिटी रूल देख लिया, 2 का देख लिया, 3 का भी देख लिया, 4 का भी देख लिया, 5 का भी देख लिया, 6 का भी देख लिया, 7 का देख लिया, 8, 9, 10 और हमने 11 का देख लिया। मुझे एक क्विक रिवीजन के तौर पे आप बता दो इनका क्या क्या होता है। आप आराम से बता दोगे भैया। 1 का होता है 1 से सारी की सारी संख्या डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 2 का होता है भैया लास्ट का एक अंक देखना है। 3 का भैया डिजिट का सम देखना है। 4 का भैया लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 5 का 0 और 5 होना चाहिए लास्ट का अंक। 6 का भैया 2 और 3 का देखना है। 7 का भैया 3 3 का पेयर बना के उनका अंतर देखना है। 8 का भैया लास्ट के 3 अंक देखने हैं। 9 का भैया डिजिट का सम देखना है। 10 का यानी कि बाद में 0 होना चाहिए। 11 का भैया अल्टरनेटिव भी सम निकाल के उनका अंतर निकालना है। आगे बात समझ में? 10 के 10, 11 के 11 हमारे डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ठीक है। आपकी क्लास होगी मंडे। मैं आपको एक बार टेलीग्राम चैनल का बता देता हूँ, नाम क्या है। जब आप सर्च करोगे MATH, बड़े जहाँ पे